नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 22वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन टेस्ट सीरीज आप लोगों का चौथा रहने वाला है। तो आप लोगों का ना एक हफ्ता आप लोगों का बचा हुआ ना, तो इस एक हफ्ते में आप लोगों को बहुत अच्छे से ना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज मतलब मैराथन क्लास चलाते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का सभी विषय का प्रैक्टिस हो सके। तो आज की क्लास में ना मैं आप लोगों के लिए ना टोटल 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है पर्यावरण का। और पर्यावरण के जितने भी टॉपिक है ना, तो उनमें से छांट करके जो आने लायक प्रश्न है उसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोगों का कूट प्रश्न भी रहने वाले हैं और सामान्य प्रश्न भी रहने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी थॉमसन या ऑप्शन डी सुकरात। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी कर्ट लेविन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? तो पर्यावरण पर जो विशेष महत्व दिया था वो कर्ट लेविन नामक मनोवैज्ञानिक ने महत्व दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना प्रमुख मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ना पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया, तो वो लेव वाइगोस्की को भी माना जाता है, कर्ट लेविन को भी माना जाता है। उसके अलावा रोजर्स बर्कर करके नाम है ना, उसको भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से कर्ट लेविन, उसके अलावा वाइगोस्की और उसके अलावा रोजर्स बेकर को भी माना जाता है। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, कोई एक ही दिया जाएगा ऐसे तीनों मनोवैज्ञानिकों में से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ों को काटना, ऑप्शन बी बांध निर्माण, ऑप्शन सी नवीन विद्यालय प्रारंभ करना या ऑप्शन डी खुदाई। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी नवीन विद्यालय प्रारंभ करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का जो उदाहरण नहीं है वो नवीन विद्यालय प्रारंभ करना करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक का जो मतलब होगा वो क्या होगा? पेड़ों को काटना प्रकृति से संबंधित है, बांध निर्माण करना भी प्रकृति से संबंधित है और खुदाई करना भी प्रकृति से संबंधित है। लेकिन नवीन विद्यालय प्रारंभ करना कहाँ से प्राकृतिक अंतःक्रिया होगा जी? तो ये इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी नदी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी कवक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो पर्यावरण का जो भौतिक घटक नहीं है वो कवक करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और पर्यावरण का भौतिक घटक कौन कौन सा होगा? आर्द्रता पर्यावरण का भौतिक घटक होता है, जलवायु भी होता है और नदी भी होता है, लेकिन कवक नहीं होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ज्ञानदाता, ऑप्शन बी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी प्रेरक या ऑप्शन डी सुविधादाता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो सिखाने में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सुविधादाता हो जाएगा। एक शिक्षक की जो भूमिका होता है, मतलब शिक्षक का जो रोल होता है ना, वो सुविधादाता, बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से एनईपी 2020 में ये बोला गया है, ठीक है। शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में देखा गया है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अवलोकन पर, ऑप्शन बी वैज्ञानिक अध्ययन पर, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों पर, या ऑप्शन डी अनुभव पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी अनुभव पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो रचनावाद सिद्धांत जो आधारित है ना वो अनुभव पर मतलब एक्सपीरियंस पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है। हमेशा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट नहीं होता। मतलब हम लोग ना जनरली ये हम लोगों के माइंड में होता है कि ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब हमेशा यही होगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन हमेशा ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर लेना है। रचनावाद का सिद्धांत जो है ना वो किस पर आधारित है? तो वो अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर। और रचनावाद क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो रचनावाद जो सिद्धांत है वो सीखने का एक सिद्धांत होता है जो बच्चों को मतलब जो विद्यार्थी है उसको निष्क्रिय के बजाय सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। जो उनके अनुभव, पूर्व ज्ञान और दुनिया के साथ जो बातचीत करता है ना तो उस पर आधारित होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अनुभव पर सबसे ज़्यादा आधारित होता है जो रचनावाद है वो। और उसके अलावा किन पर आधारित रहता है? तो सक्रिय ज्ञान निर्माण पर आधारित होता है, पूर्व ज्ञान के अवलोकन पर भी आधारित होता है, मतलब वो पूर्व ज्ञान के जो महत्व है उन पर आधारित होता है, अनुभव और चिंतन पर भी आधारित होता है। उसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया भी इस पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अनुभव करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को पढ़िए। बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी राजनीतिक। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भौतिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? तो बच्चों के नज़र में कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देगी जी? वो भौतिक ही ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों की सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए जानकारी आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी कौशल आधारित दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी मूल्य आधारित दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी कौशल आधारित दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो वो कौशल आधारित दृष्टिकोण, स्किल बेस्ड जो दृष्टिकोण है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण सीखने की जो प्रक्रिया उसमें जो उपकरणों की जो उपयोगी है ना वो कौशल आधारित ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 68 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन बी उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ऑप्शन सी उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, या ऑप्शन डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो हम जो नहीं करेंगे एक शिक्षक के रूप में वो जो है वो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। अच्छी तरह से समझा देने का मतलब क्या हो रहा है कि रटवाने पर जोर दिया जा रहा है ना। जैसे हम लोग बच्चों को पहाड़ा वगैरह ABCD बार बार बोल 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 करके हम लोग रटवा देते हैं ना, तो इस प्रकार की रटवाया नहीं जाएगा बच्चों के सीखने के और सीखने को अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी एलन वाइगोस्की और ब्रूनर, या ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन।
प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चे किस प्रकार के सीखते हैं, कैसे कैसे तरीके से सीखते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन करने वाले थे वो जीन पियाजे हो जाएगा और उसके अलावा एलन वाइगोस्की हो जाएगा। तो इन दोनों के नाम को आप लोगों को याद रखना है। अपने पिछले क्लास में भी ये जो प्रश्न है वो आया था आप लोगों के सामने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 70वां को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देने चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ऑप्शन बी, इनमें बच्चों का आदमी कौशल परामर्जित होता है। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। या ऑप्शन डी, विषय के बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विषय के बच्चों के अनुभव को जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि? तो पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के जो एक्सपीरियंस उसे महत्व देंगे तो क्या होगा, विषय में ना जो बच्चों के अनुभव है उसे जोड़ने पर और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। मान के चलो अगर बच्चा, मैं कोई टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा क्या करेगा, अपने अनुभव है उसको बताएगा और आप उसके अनुभव को अगर ना आप शामिल करोगे तो क्या होगा, बच्चा जो है ना वो और भी प्रेरित होगा कि मैं जानता हूँ और भी कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 71 को पढ़िए। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अनुभव। ऑप्शन बी, अवधारणा का बनना। ऑप्शन सी, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ज्ञान के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ज्ञान निर्माण में जो आवश्यकता होती है वो अनुभव का भी होता है, अवधारणा का बनना भी होता है और अन्वेषण विधि एवं सत्यापन भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यान से पढ़िए। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तर हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए, उसकी संभावित उत्तर क्या होगी? ए करके दिया है, इसको आप पढ़िए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी करके दिया है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी करके दिया है, एक ही झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और डी दिया है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेती होती है। आप लोगों को ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी, ए और सी, ऑप्शन सी, बी और डी या ऑप्शन डी, सी एम डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए एवं बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, उसकी संभावित उत्तर होगा। तो बच्चों का जो उत्तर होगा ना वो सबसे पहले ए हो जाएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो आप लोगों ने अगर हाथियों का झुंड देखा होगा ना तो उसके झुंड में ना केवल हथनियाँ रहती है और 14-15 उसके बच्चे रहते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके अलावा बी भी करेक्ट हो जाएगा, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो देखो हाथियों का जो पूरा झुंड होता है ना वो एक ही परिवार का सदस्य होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग गूगल करके भी देखोगे ना ऐसे प्रश्न को तो आप लोगों को पता चलेगा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ पूरे झुंड का नेती होती है, मतलब उसके नेतृत्व कर्ता करने वाला होता है। तो ये भी ना उसमें करेक्ट आंसर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को ना ये जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और व्यापम ने जो प्रश्न लिया है उसी के अनुसार हम लोगों को आंसर लेना है। ठीक है, तो व्यापम ने ऑप्शन नंबर ए को लिया है तो ए को ही हम लोग करेक्ट मानेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को कहे
कहे कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उसका संभावित उत्तर होगा। ऑप्शन ए, वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन बी, पक्षियों की आँख की पुतली स्थिर होती है। ऑप्शन सी, पक्षी की आँख छोटी होती है। या ऑप्शन डी, उनके कान पंख से ढके होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों की आँख की पुतली स्थिर होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उसका संभावित उत्तर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों की आँख की पुतली स्थिर होती है, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पक्षियों को ध्यान से देखा होगा ना, तो पक्षी जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो आँख है ना और उसकी आँख की जो पुतली है ना, वो क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, और स्थिर रहने के चक्कर में ना वो क्या करता है, अपने पूरे गर्दन को हिलाता है पूरा इधर उधर देखने के लिए। उसकी पुतली हम लोग जैसे तिरछी नज़र से हम लोग देखते हैं ना, तो वैसा ये जो पक्षी है वो नहीं देख सकता है। तो जिसके कारण क्या होता है, बार बार जो पक्षी होता है वो अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते रहता है। तो इस प्रकार से 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को ध्यान से पढ़िए। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किस कारण बदलता रहता है? ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में बाएं से दाईं ओर गति। या ऑप्शन डी, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? तो चंद्रमा जो है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसके कारण क्या होता है, अपना जो आकार है वो बदलते रहता है। मान के चलो यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पास क्या होगा, चंद्रमा होगा। और यहाँ पास मान के चलो अगर क्या होगा, तो ये सूर्य होगा। तो क्या होगा, ये जो पृथ्वी का जो चक्कर है ना, वो चंद्रमा ऐसे गोल गोल लगाते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिदिन चंद्रमा जो है वो अपना आकार बदलते रहता है। जैसे कि पृथ्वी ऐसे घूमते रहता है अपने अक्ष पर, और क्या करता है, चंद्रमा भी इसके ओर गोल गोल घूमते रहता है। और ये जो दोनों पृथ्वी और चंद्रमा, ये दोनों क्या करेगा, सूर्य का भी चक्कर लगाएगा ऐसे साथ में। क्या होता है, चंद्रमा जो है ना, वो पृथ्वी के चक्कर लगाने का जो कारण है ना, प्रतिदिन अपना आकार बदलता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 75 को पढ़ते हैं। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, मृदा को उलट पलट करना। ऑप्शन बी, मृदा के कण के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। या ऑप्शन सी, मृदा के कण के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। या ऑप्शन डी, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के लिए रहने के लिए स्थान बनाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मृदा के कण के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेतों की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या है? तो इसका जो कारण होगा ना, वो मृदा के कण के मध्य क्या होगा, वायु का बोल सकते हो या ऑक्सीजन के लिए बोल सकते हो। तो ऑक्सीजन या वायु के लिए ना स्थान बनाना करेक्ट हो जाएगा, ताकि जो फसल है ना जिसमें बीज जाना, तो उसे पोषक तत्व जो है ना वो अच्छी प्रकार से मिल पाए। तो इसीलिए किसान जो होता है वो फसल बोने के पूर्व अपने खेत की जुताई किया जाता है, जिसमें क्या होगा, मृदा के कणों में जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो अच्छी तरह से क्या होगा, घुल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। या ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो क्या इसका आंसर होगा? और ये चीज़ बताऊँ ना आप लोगों को, ये जितना भी अभी का प्रश्न लाए हो ना, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ वाले हैं, मतलब किसी कोचिंग संस्थान के ना टेस्ट सीरीज़ है, ये आप लोगों को जान लेना है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? तो पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है वो अगर आप लोगों को बताओ ना, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि एक जो पेड़ होता है वो सबसे पहले दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ठीक जो इंसान है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो एक दूसरे के ये विपरीत होता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो पर्यावरण में ना अपरिवर्तन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होता है, अधिकता हो जाता है। जो एक पेड़ होता है वो रात टाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण भी करता है, दोनों एक ही प्रकार से कर लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना उसकी अधिकता हो जाता है। तो इसीलिए ना जो रेखा की माँ है उसे पेड़ के नीचे सोने से मना करता है खास तौर से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 77वां को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले एक चीज़ जान लो, ये जो जितने भी प्रश्न है ना, मुझे लगता है कि मैंने अपने जो पिछला क्लास है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो किसी कोचिंग संस्थान के हैं। एक्चुअल में आप लोगों को बता रहा हूँ सेम सेम प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो ये सारा क्लास मैंने अपना जो पर्यावरण का जो थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू क्लास है उसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 77वां को ध्यान से पढ़िए। रमा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। ऑप्शन ए हल्के निलंबन अपद्रवों को अवसाद करने, ऑप्शन बी कठोर जल को मृदुल जल में परिवर्तित करने, ऑप्शन सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या ऑप्शन डी पानी को रंग रहित करने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हल्के निलंबन अपद्रवों को अवसाद करने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रमा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। तो रमा की माँ जो है ना वो रोजाना तालाब से पानी लाता है और पानी लाने में ना, पानी को लाने के बाद क्या करता है, उसमें फिटकिरी डालता है। तो उनके फिटकिरी डालने का क्या मतलब है, किस मकसद से वो फिटकिरी डालता है? तो वो हल्के निलंबन अपद्रव को क्या करता है, अवसाद करने के लिए ना पानी में हमेशा वो फिटकिरी डालता रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन बी पाठों को आनंददायक बनाना, ऑप्शन सी भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक जो स्तर होगा ना, मतलब पहली से पाँचवीं में कहानी एवं कविता के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो सीखने के लिए क्या है, संदर्भगत वातावरण प्रदान करते हैं। अगर आप लोग ना किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ा रहे हो, कक्षा दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, तो पहले थोड़ा सा कहानी बताओगे और कहानी समझाने के बाद उसे जब पढ़ाना शुरू करोगे तो आनंद से बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि एक छोटे बच्चों को कहानी जो कविता है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है उनको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अनुभव की आवश्यकता का ना होना, ऑप्शन बी अवधारणा बनना, ऑप्शन सी अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, या ऑप्शन डी सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुभव की आवश्यकता का ना होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोला है जी। तो ज्ञान निर्माण में जो गलत कथन होगा ना वो अनुभव की आवश्यकता का ना होना। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप सीख रहे हो, चाहे वो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें आपकी अनुभव की आवश्यकता होता है ना। बिना एक्सपीरियंस के आप कैसे सीख पाओगे जी कोई भी चीज़ को। तो इसमें ना जो गलत कथन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुभव की आवश्यकता का ना होना करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती। ऑप्शन बी, कार्य करने में खुद की मदद। ऑप्शन सी, कार्य सहज हो जाती है। ऑप्शन डी, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो रचनावादी ढंग से सीखने का जो भाग नहीं है वो कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, इसमें नेगेटिव बोला है ना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न नेगेटिव बोला है तो आंसर भी आप नेगेटिव ही न लोगे जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखो तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ऑप्शन डी भी पॉजिटिव है, केवल नेगेटिव ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, ध्यान से देखना। ऑप्शन बी, महसूस करना। ऑप्शन सी, याद रख पाना। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है, ध्यान से देखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? तो सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अगर आप लोग करोगे तो किस प्रकार से करोगे? तो ध्यान से देख करके आप करोगे, सर्वेक्षण ही ना करोगे जी। हैं, कैसे महसूस करोगे? और उसके अलावा याद रख पाना, तो याद रख पाना तो रटने की ओर इंगित करता है, तो रटाओगे क्या बच्चे को? नहीं ना करोगे। तो देखो ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ को जान सकते हो। और यह जानने वाली जो समझ है वो कौन सा होगा? वो ध्यान से देखना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा उपरोक्त सभी करेक्ट नहीं होता है। याद रख पाना क्या होगा, निगेटिविटी को दर्शा रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है। ऑप्शन सी, यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। या ऑप्शन डी, परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि? परिवार तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ना जी। सबसे पहला गुरु कौन होता है बच्चे का? उसकी माँ होता है, उसकी फैमिली होता है ना। तो अपनी फैमिली से अब क्या सीखेगा जो बच्चा है वो? अपनी फैमिली से ना जितना भी सारा चीज़ दुनियादारी के बारे में वही ना सीखेगा जी। तो ये क्या कराएगा, वास्तविक स्थिति से सीखने के अवसर ही ना प्रदान किया जाएगा। है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ऑप्शन ए, मूल्यों की समझ। ऑप्शन बी, अवधारणाओं की समझ। ऑप्शन सी, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो पर्यावरण की जो अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उससे मूल्यों की समझ भी होता है, अवधारणाओं को भी समझ होता है और जानकारियों का संग्रह एवं कौशल भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को पढ़िए। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। ऑप्शन बी अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करना, बैठक का आयोजन करना। ऑप्शन सी बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, या ऑप्शन डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो प्रश्न क्रमांक 84 को ना मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। ये जो प्रश्न क्रमांक 84 कोई विशेष टफ नहीं है, इजी है यार, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो। इसमें क्या बोला है? बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? सामाजिक भावना का विकास करने के लिए, तो ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी है ये। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइएगा ज़रूर। अगर सही बताओगे तो बेशक मैं क्या करूँगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और सही होगा तो सही बताऊँगा, और गलत होगा तो आप लोगों का सही आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लेखन, मौसम दर्ज कराने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किन कौशल का विकास होता है? ऑप्शन ए अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन बी लेखन का कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल, या ऑप्शन डी मापन कौशल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होता है? मान के चलो कोई एक बच्चा है, वो प्रतिदिन क्या करता है? डायरी लिखता है, मौसम को दर्ज करता है और उनसे संबंधित क्या करता है? प्रश्न पूछता है। तो क्या होगा? संप्रेषण कौशल ही ना हो जाएगा? जी हाँ, डायरी लिखा, डायरी लिखने के बाद क्या कर रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। और संप्रेषण कौशल जो होता है वो तीनों प्रकार के कौशल में आता है। तीनों में मतलब अनुमान लगाने के कौशल के अंतर्गत भी आ जाता है, लेखन कौशल के अंतर्गत भी आ जाता है जो संप्रेषण कौशल होता है वो, क्योंकि व्यक्त करके किसी को बताएगा, किसी को समझाएगा ना जी। इसमें साफ साफ नीचे में बोला गया ना, संबंधित प्रश्न पूछने में बोला है ना, है ना। तो अगर किसी से प्रश्न पूछेगा तो वो क्या करेगा? संप्रेषण कौशल का ही ना विकास करेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो कंटिन्यू प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।